नमस्कार। सोचिए, कोई अपराधी भारत में करोड़ों का घोटाला करता है और सारा पैसा विदेश भेज देता है। अब तक होता यह था कि कानून के हाथ देश की सरहद पर आकर रुक जाते थे, लेकिन क्या अब ऐसा नहीं होगा? आज हम एक ऐसे नए कानून को समझने जा रहे हैं जो न्याय की पहुंच को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का दम रखता है। ये वो एक सवाल है जिसने सालों से हमारी जांच एजेंसियों को परेशान कर रखा है। अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। जब तक भारत में जांच पूरी होती है, तब तक वो पैसा किसी और देश में, किसी बैंक अकाउंट में या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो चुका होता है। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसे कानून अब तक हारता ही आया है। तो क्या ये तस्वीर अब बदलने वाली है? चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए इसे 5 आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले बात करेंगे कि ये बिना सरहदों वाला क्राइम है क्या। फिर देखेंगे कि भारत के पास संपत्ति जब्त करने की क्या शक्ति है, कैसे भारत विदेश में रिक्वेस्ट भेजता है, कैसे विदेश से रिक्वेस्ट आती है, और आखिर में ये जो आपसी सहयोग है, ये इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से। देखिए, आज का क्रिमिनल किसी एक शहर या देश तक ही नहीं सोचता। उसके लिए इंटरनेट है, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है। वो तो पलक झपकते ही पैसा दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। अब ऐसे में एक देश का कानून अकेला क्या ही कर लेगा। इस ग्लोबल क्राइम से लड़ने के लिए कानून को भी तो ग्लोबल बनना ही पड़ेगा, है ना? और बस इसी चुनौती का जवाब है भारत का ये नया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 115। समझिए कि ये वो कानूनी हथियार है जो भारत को ताकत देता है कि वो दूसरे देशों से मदद मांग सके कि भाई, आपकी जमीन पर हमारे अपराधी की संपत्ति है, उसे जब्त करो, और साथ ही उनकी भी मदद कर सके। तो अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल एक्शन लेने से पहले अपने घर में कानूनी तैयारी पक्की होनी चाहिए। तो हर चीज की शुरुआत होती है भारत की एक अदालत से। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 2 शब्दों का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है: कुर्की और जब्ती। आसान भाषा में इसका मतलब है जब कोर्ट किसी प्रॉपर्टी पर कानूनी कब्जा कर लेता है क्योंकि कोर्ट को शक है कि वो प्रॉपर्टी किसी क्राइम की कमाई से बनी है। तो भारत के अंदर ये प्रोसेस 3 जरूरी स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले कोर्ट के पास ये मानने का एक उचित आधार होना चाहिए कि भाई, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, ये लिंक साबित होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का सीधा या उल्टा कनेक्शन उस क्राइम से है। और बस जब ये दोनों बातें पक्की हो जाती हैं, तब कोर्ट जब्ती का ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर देता है। यहां तक तो सब ठीक है, पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब कोर्ट को यह पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी को जब्त करना है वो तो भारत में है ही नहीं। बस यहीं से ये कानून अपनी असली ताकत दिखाता है और न्याय की लड़ाई इंटरनेशनल हो जाती है। तो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस विदेश कैसे पहुंचता है। अगर इंडियन कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी किसी ऐसे देश में है जिसके साथ हमारा कानूनी समझौता है, तो वो एक अनुरोध पत्र जारी करता है, जिसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहते हैं। आप इसे एक तरह का इंटरनेशनल प्रॉपर्टी वारंट समझ सकते हैं, जिसे उस देश की अदालत को भेजा जाता है कि भाई, अब आप एक्शन लो। पर देखिए, ये कानून सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं है, ये मदद देने के लिए भी है। मतलब ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये कानूनी सहयोग एक 2 वे स्ट्रीट है, लेन देन का मामला है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। हम मान लीजिए किसी दूसरे देश को भारत में मौजूद किसी अपराधी की प्रॉपर्टी जब्त करवानी है, तो वो भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं। फिर हमारी केंद्र सरकार उस लेटर को सही कोर्ट के पास फॉरवर्ड करती है, और फिर हमारी कोर्ट उस विदेशी रिक्वेस्ट पर बिल्कुल वैसे ही एक्शन लेती है जैसे वो अपने किसी केस में लेती। यहां पर यह पूरा सिस्टम एक साथ साफ साफ दिखता है। जब भारत रिक्वेस्ट करता है तो बात कोर्ट से सीधे फॉरेन कोर्ट तक जाती है, लेकिन जब कोई दूसरा देश रिक्वेस्ट करता है तो वो पहले उनकी कोर्ट से भारत की केंद्र सरकार के पास आता है और फिर हमारी कोर्ट तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम है जो आपसी भरोसे पर टिका है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, पर इसका असली मतलब क्या है? बिग पिक्चर क्या है? ये जो आपसी लेन देन है, ये इंटरनेशनल लेवल पर इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात यह है कि यह पूरी व्यवस्था अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाई गई है। उन्हें एक साफ मैसेज देने के लिए कि अब दुनिया में उनकी काली कमाई के लिए कोई सेफ जगह नहीं बची है। कानून की पहुंच अब किसी देश की सीमा तक नहीं रुकेगी। और इस आपसी सहयोग के फायदे बहुत बड़े हैं। इससे देशों के बीच का रिश्ता और भरोसा मजबूत होता है। ये पक्का करता है कि क्राइम करके कमाया गया पैसा अपराधी के किसी काम ना आए
और सबसे बड़ी बात, ये न्याय के लिए वो दरवाजे खोलता है जहां पहले सिर्फ और सिर्फ दीवारें हुआ करती थीं। और आखिर में इस पूरे कानून की जो आत्मा है, जो इसकी फिलॉसफी है, वो शायद इस एक लाइन में छिपी है। न्याय को भी अपराध की तरह सीमाएं पार करना सीखना होगा। मतलब अगर अपराधी ग्लोबल हो सकते हैं, तो अब न्याय को भी ग्लोबल होना ही पड़ेगा। तो एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जिस तरह से क्रिमिनल नेटवर्क्स पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, क्या इसी तरह का आपसी कानूनी सहयोग ही इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट का फ्यूचर है? क्या यही वो तरीका है जिससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी अपराधी कहीं भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा?